सरस्वती के चरणों में मैं शत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन और अभिवादन करता हूँ। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपुर के अध्यक्ष भाई किशोर पलांदुरकर जी, मेरी सहयोगी नगर सेविका सरलाताई, मंच पर उपस्थित मध्य नागपुर के हमारे संपर्क प्रमुख भाई ब्रजभूषण शुक्ला जी, मध्य नागपुर के उपाध्यक्ष, मेरे विद्यार्थी जीवन के सहयोगी और राजनीति में मेरे ज्येष्ठ भाई अशोक नायक जी, मेरा अनुज भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष सुनील श्रीवास जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भाई अविनाश साहू जी, भाजपा के मध्य नागपुर के मंत्री अमोल कोल्हे जी, इस प्रांगण में उपस्थित सभी पितृतुल्य बुजुर्गगण, मेरे हम उम्र साथियों, मेरी माताओं और बहनों, कार्तिक मास में दीपावली मिलन होना चाहिए ऐसा मानस बना और यह दीपावली के आसपास हो जाना चाहिए ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आदेश था। कार्यक्रम हमने पूर्व में तय किया, परंतु हमारा एक लाडला कार्यकर्ता जो हमारा बूथ प्रमुख भी था अजय ठाकरे, उसकी कोविड के कारण उसका देहांत हो गया। अपने बीच में के एक व्यक्ति का देहांत हो जाए तो मानस उत्सव मनाने का नहीं होता, इसलिए हमने उसको रद्द कर दिया। केवल यही कि नहीं, हंसापुरी की भी कार्यकारिणी हमने रद्द कर दी। लेकिन कार्तिक में कार्यक्रम लेना निश्चित था, इसलिए पूर्णिमा से पहले कार्यक्रम हो जाना चाहिए। इस दृष्टि से मजबूरीवश हमें आज इस कार्यक्रम को लेना पड़ा, कारण इसका नाम दीपावली मिलन था। हम कार्तिक के बाद अगर दीपावली मिलन लेते तो आप सब लोग हमारी हंसी उड़ाते कि अब जाकर के नींद खुली है। और बजरिया वालों को तो तीज हो, त्योहार हो, तिथियां हो, यह पंडितों से ज्यादा बजरिया के सामान्य व्यक्ति को मालूम रहती है। सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, चांद कितने बजे निकलेगा, सब आपको ज्यादा मालूम होता है। इसलिए हमको आज लेना पड़ा और बहुत कम समय में आपको सूचना दी हमने, और उस कम समय की सूचना पर भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि अभी किशोर जी ने बताया कि भाई 22 वार्डों में यहाँ सबसे अच्छी संख्या में लोग आए। किशोर जी, इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी नहीं, वो पारिवारिक पार्टी है। हम एक परिवार के रूप में एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के घर में नियमित आना जाना चालू रहे, केवल चुनाव में ना जाए। मैं नया इस प्रभाग से नगर सेवक बना था और अमोल महामंत्री था प्रभाग का, और दीनदयाल संपर्क अभियान, फिर घर चलो अभियान, उसके बाद में केंद्र सरकार की योजना का अभियान, उसके पश्चात जो मेरिट में बच्चे आए उनके घर में जाकर के 10वीं वालों का सत्कार, उसके बाद में 12वीं वालों का सत्कार। तो अमोल कोई नया लगता था और अमोल कहता था कि भैया अगर रोज रोज ऐसे ही घूमेंगे तो अपने को तो चुनाव में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अमोल को कहता था कि चुनाव में जब हम जाते हैं तो हमारे तरफ देखने का दृष्टिकोण व्यक्ति का नेता के रूप में होता है। जब हम बगैर किसी काम से किसी के घर में जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का सदस्य हमारे घर में आया है, इसलिए बगैर काम के भी हमने नागरिकों के घर में जाना चाहिए। इस प्रकार की यंत्रणा यहाँ सभी आघाड़ियों में रखी गई है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये कहते हुए मुझे अच्छा लगता है। कोरोना के बारे में भाई किशोर जी ने सारी बातें आपके समक्ष रखी, इसलिए उसको मैंने दोहराना उचित नहीं है। मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि किशोर जी, सुबह 6 बजे मैं घर से बाहर निकलता था और 6 बजे घर से बाहर निकलने के बाद दोपहर में अपना घर में भोजन करने के पश्चात, नागरिकों के भोजन वितरण की व्यवस्था के पश्चात फिर शाम को पुनः सैनिटाइजेशन करना, और शाम को सैनिटाइजेशन करते करते फायर ब्रिगेड की गाड़ी रात में बुला के मुख्य राहों पर सैनिटाइजेशन करना। कभी रात को 11 बज जाते थे, कभी 1:30 बज जाते थे, कभी 2 बज जाते थे।
और जिस घर में माँ हो उसको गाली खाने का आनंद भी अलग ही होता है। माँ जैसे दरवाजा खोला तो पूछती थी कि बेटा रात हुई कि सुबह हुआ है, नीचे मुंडी कर लो, भोजन कर लो, सो जाओ। और सुबह 6 बजे माँ से अनुमति लेके जब बाहर निकलो तो बस एक शब्द रहता था, बेटा तबीयत का ख्याल रखना, दूसरा कुछ नहीं। और रोज का क्रम हो गया था, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन माँ ने भी डांटने का काम किया। 10 दिन के बाद माँ को लगा कि लड़का तो बिगड़ गया है, इसलिए माँ ने भी डांटना बंद कर दिया। और बड़ी तकलीफ होती थी ये सब चीजों को, वातावरण को देखते हुए, कारण लोगों में डर बैठा हुआ, डर बैठा हुआ। उस डर को बाहर निकालना नितांत आवश्यकता, इसलिए जाना पड़ता। एकाएक मेरे परिवार में भी 5 लोग पॉजिटिव हो गए। जब 5 लोग पॉजिटिव हुए तो केवल माँ ही प्रश्न नहीं करते थे, प्रश्न तो आपकी बहू भी करती थी, आपकी भौजाई भी करती थी कि भाई घर पे ध्यान है या नहीं है करके। लेकिन जब परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और जितने बड़े प्रमाण में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और व्यक्तिगत फोन घर में आना चालू हुए, उसकी संख्या जब हजारों में थी, तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे सुबह 6 बजे जाकर के रात को 12 बजे 1 बजे आने का ये प्रमाण है कि इतने लोगों ने परिवार की चिंता करी। मेरे माँ की उम्र 98 वर्ष थी। प्रवीण दटके जी का मुझे फोन आया कि भैया आप भैया लोगों को मेयो में एडमिट कर दो, बहू को एडमिट कर दो, लेकिन माँ को मेयो में एडमिट नहीं करना, उनको हम न्यूरॉन हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। प्रवीण जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। संगठन की दृष्टि से हम उनकी बात को टालते हैं, लेकिन मैंने कहा कि प्रवीण जी ऐसा है कि मेरे परिवार में जो भी बजरिया, हंसापुरी, टिंकी या मध्य नागपुर का व्यक्ति आया है कि मेरे घर में कोरोना पेशेंट है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि मेयो में एडमिट करो, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है। और मैंने अगर मेरी माँ को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया तो मेरे एक बूथ प्रमुख के प्राण गए हैं मेयो में। मेरी बहू मेरे से ही प्रश्न करेंगी कि मेरे पति को तुमने मेयो में एडमिट कराया और माँ को प्राइवेट में लेकर के चले गए। मैं मेरे जीवन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मैंने मेरी 98 वर्ष की माता का भी ट्रीटमेंट मेयो हॉस्पिटल में कराया और वो सकुशल घर में है और स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपनी दिनचर्या अपने हाथ में। सामाजिक जीवन में जीवन यापन करते समय जीवन की प्रत्येक घटनाओं पर लोगों की निगाह रहती है, ये देख करके आपको जीवन जीना पड़ता है। आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता, बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन नहीं रहता। इसलिए हर चीज में आपने अगर एक गलती करी तो आपकी 50 अच्छाइयां बाजू में हो जाएगी, उस एक गलती के ऊपर सारी की सारी चर्चा शुरू हो जाएगी। इस प्रकार का यह जीवन होता है। ठीक है, आप लोगों का आभार स्नेह हमेशा मिलते रहा। किशोर जी, मध्य नागपुर में हमारा अकेला प्रभाग था जो अशोक जी के नेतृत्व में हमने लड़ा और इस प्रभाग में चार नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए। अकेला प्रभाग पर जहाँ 4 जीते, बाकी कहीं 3 जीते, मैक्सिमम 3 जीते, कहीं 2 जीते, लेकिन इस प्रभाग में 4 जीते। अब 4 को आपने जिता करके दिया तो जिम्मेदारी हम सबकी बढ़ गई। सारे के सारे काम यहाँ होना चाहिए, ये भावना आप लोगों के मन में उत्पन्न हो गया। और बजरिया क्षेत्र में इसके पूर्व में एक बार नगर सेवक रह चुका था, इसलिए यहाँ की समस्याओं के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत था। यहाँ के नागरिकों से भी मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए काम करते समय तीव्रता के साथ में हम लोग इस काम को कर सके। आज बजरिया का पूरा चेहरा बदलने की कोशिश हमने की और उसमें कुछ हद तक सफल हुए हैं, ये कहने में हम कहीं भी पीछे नहीं हटे। मुझे याद है कि 2007 में एक चुनाव बजरिया में मैं पराजित हुआ था। उस समय मैंने एक घोषणा पत्र छापा था, जिस घोषणा पत्र में मैंने लिखा था कि भाई बजरिया के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ 24 घंटे पढ़ने की बच्चों की व्यवस्था हो। कारण झोपड़पट्टी में घर में रहने को जगह नहीं है, तो वहाँ बच्चा पढ़ेगा कहाँ से, और पढ़ेगा नहीं तो बजरिया आगे बढ़ेगा कैसे। मैंने कहा था कि यहाँ बगीचा होना चाहिए, तो मेरी हंसी उड़ती थी कि तिवारी ये 4-5 बिल्डिंगों की छत मिला करके बगीचा बना देगा, तिवारी पढ़ने के लिए अपने घर में बच्चों को बुला लेगा, ऐसी हंसी उड़ाई गई। मुझे लगता था कि भाई समझने के बाद भी लोग नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं। अनायास
संयोग आया, मैं दोबारा बजरिया परिक्षेत्र से नगर सेवक बना। इस बार मैंने कोई घोषणा पत्र नहीं छपवाया कि मैं बजरिया में जीत के आऊंगा तो ये करूंगा, कारण 2007 में जब चुनाव हराया था आपने तो मेरा घोषणा पत्र आपके पास पहुंच चुका था। हमने तय किया कि लाइब्रेरी बननी चाहिए, तो लाइब्रेरी कैसी बननी चाहिए? लाइब्रेरी ऐसी बननी चाहिए जो पूरे नागपुर शहर की एकमात्र लाइब्रेरी हो जिसे देखने के लिए लोगों ने आना चाहिए। और जगह हमारे यहाँ लाल स्कूल है, लाल स्कूल के पास 12,000 स्क्वायर फीट की जगह पर हम लोग एक ई लाइब्रेरी का निर्माण कर रहे हैं। अब ये ई लाइब्रेरी का निर्माण भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति में हम लोग बना रहे हैं, कारण अटल जी ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, तो विज्ञान की आधुनिक सुविधा से युक्त वो लाइब्रेरी हो, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। वहां करीब करीब 4 मंजिल बिल्डिंग बनेगी, उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर में एक ऑडिटोरियम होगा जिसमें 250 लोग वहां बैठ के सभागृह में कार्यक्रम कर सकेंगे। प्रथम मंजिल के ऊपर में हमारी बहनों के पढ़ने के लिए ई लाइब्रेरी होगी, वहां 25 कंप्यूटर होंगे। सेकंड फ्लोर के ऊपर में हमारे भाइयों के पढ़ने के लिए 25 कंप्यूटर होंगे। एक समय में 50 लोग कंप्यूटर पर बैठ करके वहां पढ़ाई कर सके, बहनें अलग पढ़ सके, भाई अलग पढ़ सके, इस प्रकार का नियोजन होगा। जनरली लाइब्रेरी में जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने के बाद में उनको जो चर्चा करना है वो घर में आकर के करते हैं, लेकिन यहाँ 24 घंटे की व्यवस्था हमने पढ़ने की है, इसलिए वहां पर आपस में डिस्कशन करने के लिए हर मंजिल की गैलरी के ऊपर में 4-4 कमरे बना दिए हैं जो ओपन टू स्काई है, यानी ऊपर से भी खुला हुआ है, बाहर से भी खुला हुआ है। कारण आज के जमाने में पढ़ने वाले बच्चे कमरे के अंदर जाकर के क्या करेंगे इसके सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए कमरे ऐसे है कि पूरे मोहल्ले को बाहर से दिखेगा कौन बैठा हुआ है, और वहां बैठ करके वो ग्रुप डिस्कशन कर सकेंगे। और ग्रुप डिस्कशन करने के बाद में वे बच्चे अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना चाहे तो उसके लिए अलग से एक रूम की व्यवस्था की गई है कि वो वहां आकर के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकेगा। केवल इतना ही नहीं, एक व्यवस्था और की गई है कि इतनी बड़ी इमारत बन रही है तो हमारे जो दृष्टिहीन बंधु हैं उन दृष्टिहीन बंधुओं के लिए ब्रेल लिपि के 2-2 कंप्यूटर दोनों फ्लोर में रहेंगे। हमारी बहनें अगर उनको आंखों से नहीं दिखता तो वो भी आके वहां पढ़ सकेगी, और जो भाई जिन्हें नहीं दिखता वो दृष्टिहीन बंधु भी वहां आकर के पढ़ाई कर सकेंगे, इसकी भी सुविधा हमने वहां पर कर दी है। और इनको चढ़ने में तकलीफ ना हो दृष्टिहीन को, इसलिए वहां पर लिफ्ट की व्यवस्था भी अच्छे तरीके से की गई है। इतने नहीं, पूरी लाइब्रेरी एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन लाइब्रेरी में आप वहां पढ़ने के लिए गए तो मेरी घड़ी, मेरी चूड़ी, मेरा नेकलेस, मेरी अंगूठी, इसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। इसलिए वहां पर एक लॉकर रखा हुआ है कि आप जाइए, लॉकर में अपना सामान जमा कर दीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, जाते समय चिट्ठी दीजिए, अपना सामान लीजिए और चले जाइए। इसलिए आपको निश्चिंत रखने की वहां पर भी व्यवस्था की गई है। केवल इतना ही नहीं, मोबाइल जो है इसमें बहुत सारी ऐसी, हर कंप्यूटर में जाकर के तो व्यक्ति नहीं देख सकता, तो इसके लिए हमने नियोजन ऐसा किया कि पूरे भारत की सेंट्रलाइज ई लाइब्रेरी जो है ये आईआईटी खड़गपुर में है। देश की आईआईटी खड़गपुर सबसे अच्छी आईआईटी है, उस आईआईटी के हाथ में इसका मेंटेनेंस रहेगा। अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी अनर्गल साइट को शुरू किया तो आईआईटी खड़गपुर से वो बंद हो जाएगी, बच्चा यहाँ केवल पढ़ाई कर सकेगा, बाकी कोई चीजों पर ध्यान नहीं देगा। ये सारी चीजों का हमने यहाँ ध्यान दिया। केवल इतना ही नहीं, जितने भी रिसर्च पूरे हिंदुस्तान विश्व में होते हैं वे सारे रिसर्च पेपर जो बनते हैं ये उनकी खुद की भाषा में बनते हैं। केवल हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ हिंदी में नहीं बनते, अंग्रेजी में बनते हैं, लेकिन फ्रांस में फ्रेंच में बनते हैं, इटली में इटालियन भाषा में बनते हैं, जापान में जैपनीज में बनते हैं। हर देश की अपनी भाषा है, उनके सारे रिसर्च उनकी भाषा में होते हैं। अब उन रिसर्च पेपर को अगर नागपुर में बैठा हुआ बच्चा पढ़ना चाहता है तो उनकी भाषा के रिसर्च को कैसे पढ़ेगा? इसलिए सारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर लगा होगा जिसमें किसी भी भाषा में किया गया रिसर्च आप अपनी मातृभाषा में भी उसको समझ सकते हैं और अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। इसका भी नियोजन वहां पर किया गया है। ये सारी चीजें करते समय और एक चीज का ध्यान रखा गया कि अगर 24 घंटे की व्यवस्था की गई है तो वहां पर खान पान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए वहां कैंटीन अगर बना दे तो कमर्शियल हो जाएगा। इसलिए आजकल सब इंस्टेंट फूड का जमाना है।
वहां पढ़ने वाला व्यक्ति अपने साथ में पैकेट लेकर के आए, वहां पेंट्री रहेगी, उसमें अपने हाथ से नाश्ता और चाय बना करके वो नाश्ता भी कर सके और चाय भी पी सके, इसकी भी व्यवस्था वहां पर की गई। कोई व्यक्ति अगर बाहर गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसके लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर में लॉकर है, वह अपना सामान यहाँ लॉकर में जमा कर दे और ऊपर जाकर के वो पढ़ाई कर सके। इस प्रकार से गरीब व्यक्ति 24 घंटे पढ़ सके और मेरे बजरिया का बच्चा पढ़ के आगे बढ़ सके, इस प्रकार का नियोजन अटल जी के नाम की इस लाइब्रेरी में किया है। इसका भूमि पूजन पिछले साल सितंबर में हो गया था। बाद में चुनाव की आचार संहिता आ गई। चुनाव की आचार संहिता के बाद में कोरोना महाराज आ गए और कोरोना महाराज के आने के बाद में जैसे काम शुरू हुआ, कोजागिरी के दिन से उसका काम शुरू हुआ। 5 करोड़ रुपए की लागत से वो लाइब्रेरी बन रही है, उसका काम प्रारंभ है और आने वाले दिसंबर माह में हम उसका उद्घाटन करेंगे और हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएंगे। इस प्रकार का नियोजन। इतना नहीं, मैंने बगीचे की बात कही थी तो बता दो छत पर बगीचा बनेगा क्या? दयाशंकर टेरिस्ट गार्डन बनाना चाहता है। जगह कहाँ मिलेगी, जगह कहाँ मिलेगी? अब जगह भी मिल गई। आपके बजरिया में छोटा मोटा नहीं, 1,23,000 स्क्वायर फीट पे गार्डन बन रहा है। ये मंदाता ही सामने बैठी है। बाउंड्री वॉल का 25 लाख रुपए की बाउंड्री वॉल का काम भी हो गया। इस साल के बजट में 2 करोड़ रुपए रखे गए। अब बजरिया के लोगों को, मेरी बहन शीला दीदी बैठी है, मेरे जिया जी भी बैठे हैं, रमेश जी, इनको घूमने के लिए शुक्रवारी तालाब जाने की आवश्यकता नहीं, कारण शुक्रवारी तालाब में विसर्जन के बाद में बहुत कचरा हो जाता है। यहाँ इतने पेड़ लगे हैं एंट्रेंस मिल के गार्डन में कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। 1,500 से 2,000 पेड़ लगे होने के कारण वहां का ऑक्सीजन लेवल बाकी किसी भी बगीचे से ज्यादा होगा। इतना अच्छा बगीचा वहां पर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले वर्ष में उसका भी उद्घाटन हम करेंगे और 1,23,000 स्क्वायर फीट पर करीब करीब 3 एकड़ के आसपास जमीन पर हम उस निर्माण कार्य को करने जा रहे हैं। करके जिस काम की शुरुआत हो गई है, केवल हम भाषण नहीं दे रहे। और वो बगीचा, कारण मैंने पहले बताया कि बच्चे कमरे के अंदर गए तो क्या करेंगे गारंटी नहीं, इसलिए छत में कमरे बनाए कि बाहर से दिखना चाहिए। तो बगीचे में भी वही स्थिति है, वातावरण पूरा खराब है। तो इस बगीचे को नाम दिया है वंदे मातरम गार्डन। और भारत की वो वीर सैनिक जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राण दिए हैं, ऐसे परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित वो गार्डन होगा। उनके म्यूरल लगे रहेंगे और उनकी जीवनी वहां पर लिखी रहेगी। इस विदर्भ के जो लोग सेना में शहीद हुए हैं उनके नाम वहां लिखे रहेंगे। हमारे यहाँ हंसापुरी और बजरिया, यहाँ के बहुतांश लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तानी लाल सेना का निर्माण किया था। इस देश के आजादी के लिए 2 ही सेना बनी। एक सेना का नाम था आजाद हिंद सेना, दूसरी सेना का नाम था हिंदुस्तानी लाल सेना। लेकिन आज की पीढ़ी को यह पता भी नहीं कि हिंदुस्तानी लाल सेना नाम की कोई सेना थी। मैं इतिहास बताने जाऊं तो बहुत समय लगेगा। यहाँ के कलेक्ट्रेट के ऊपर में कब्जा हिंदुस्तानी लाल सेना ने कर लिया था। कलेक्टर के रिवॉल्वर छीन ली थी और कलेक्ट्रेट खाली कराने के लिए कामठी से जब सेना आने लगी तो पीली नदी का पुल हिंदुस्तानी लाल सेना ने उड़ा दिया। जब मौदा से आने लगी तो मौदा का पुल भी हिंदुस्तानी लाल सेना ने उड़ा दिया। फिर पारसिवनी से होकर के आए और इस रेलवे के पुलिया से जब सेना आ रही थी तो उसने कहा कि भाग जाओ नहीं तो हम गोली मार देंगे। सब भाग गए, काकड़े खड़ा रहा, इसलिए उसका पुतला चौक पर लगा। शहीद हो गया काकड़े, कम उम्र में शहीद हो गया। ये शहादत का इतिहास इस हंसापुरी और बजरिया का रहा है, उसको पता होनी चाहिए। इसलिए हिंदुस्तानी लाल सेना का इतिहास भी वहां पर रखने का हमने मानस बनाया है करके। और आजादी के लड़ाई में जिन 100 लोगों ने विदर्भ में अपने प्राण त्यागे हैं उनका नाम भी लिखने का वहां पर निर्णय लिया। और भारत की सेना के ऊपर में एक 20 मिनट का ऑडियो शो रहेगा। ये परमवीर चक्र विजेता कौन थे, इन्होंने किस लड़ाई में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो क्यों पुरस्कार दिया गया। इसमें 18 साल के भी लोग हैं, इसमें 40 साल के भी लोग हैं, 23 साल के भी लोग हैं। इसमें वो व्यक्ति भी है जो कारगिल की पहाड़ी पर चढ़ रहा था और उसके एफएम से जब एक चोटी पर उसने कब्जा कर लिया तो उसके एफएम से एक ऐड आई, ये दिल मांगे मोर, तो दूसरी चोटी पर चढ़ गया, उस पर भी पता किया और शहीद हो गया। ये सारे लोगों की जीवनी के बारे में वहां पर जानकारी दी जाएगी और नौजवानों से अपेक्षा की जाएगी कि नौजवान तुम इस देश के लिए कुछ करो करके।
और उसके देखरेख की पूरी जिम्मेदारी जो एक्स सर्विसमैन होंगे, एक्स मिलिट्री मैन होंगे, उनके हाथ में होगी। और 365 दिन मिलिट्री में भर्ती होने वाली ट्रेनिंग की व्यवस्था इस एक्स सर्विसमैन के माध्यम से वहां होगी कि मेरे बजरिया का नौजवान गलत दिशा में ना जा सके और भविष्य का गलत उपयोग ना सके। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आज मौका है और दीपावली में हम कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। तो कल आप जब यहाँ से जाएंगे तो दिवाली में क्या मिला, तो एक लाइब्रेरी और एक बगीचा तो मिल गया, बाकी क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन दो चीज तो हमको मिल गई है। बहुत सारी बातें हैं, ये दो चीजें ऐसी थी जो नाविन्यपूर्ण थी। एक रोड की मैंने बात की थी कि मारवाड़ी चाल से रोड सीधा रजवाड़ा पैलेस तक जाएगा, तो लोग उसके लिए भी हंसते थे। मुझे अच्छे से याद है कि यह जो नंदूमल बिल्डिंग से गंजीपीठ जाने वाला रास्ता है, वहाँ किनारे जो झोपड़े बने हुए हैं, वो रोड अगर चौड़ा किया जाए तो सारे झोपड़े टूट जाते थे। वो रोड अगर 60 फीट का किया जाए तो नंदूमल बिल्डिंग से लेकर के मराठी तेलीपुरा तक के रोड के सब घर टूट जाते थे। ये 164 घर नहीं टूटना चाहिए, ये 2004 में आपका नगर सेवक दयाशंकर था, उसके दिमाग में आया। और भाई रतन श्रीवास हमारे बीच में, अभी मैंने निमंत्रण दिया था, अभी नहीं है हमारे साथ में, आए हैं। रतन के साथ मिलकर के हमने तय किया, रतन था हमारा एक साथीदार था राजू ठाकुर, हमने तय किया कि ये रास्ता जो है ये सीधा अगर निकल जाता है तो 164 घर टूटने से बच जाएगा। और केवल सोच लेने से नहीं होता है। अब टाटा ने जमीन बेची थी और जमीन बेचने के बाद उसकी रजिस्ट्री उसको कर्मचारियों को करके देनी थी। और एक नियम है कि अगर दो प्रॉपर्टी को क्लब करना है तो उसके लिए भी सिटी सर्वे में और कारपोरेशन में जाना है, और प्रॉपर्टी के टुकड़े करना है तो भी वहां जाना है। और टुकड़े करने का अधिकार महानगर पालिका के पास था। नगर सेवक की हैसियत से मैंने एक शर्त डलवा दी कि अंदर से अगर आप रास्ता हमको देंगे तो हम आपके प्लॉट पे टुकड़े करके देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। यहाँ की पीयू की और ओपन की जगह अगर आप हमें बगीचा बनाने के लिए देंगे तो हम आपको जगह देंगे, नहीं तो नहीं देंगे करके। उनको पैसे चाहिए थे, विदर्भ प्रीमियर को करोड़ों रुपए में उन्होंने जमीन बेच दी थी, पैसे ले लिए थे, रजिस्ट्री करना जरूरी था, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया कि हम 3 महीने के अंदर ये सारी की सारी जमीन आपको दे देंगे। लेकिन 2004 में 3 महीने में जमीन वापस देने की बात करने के बाद सरकार बदलते रही, लोग बदलते रहे, नगर सेवक बदल गए, लेकिन 2004 से लेकर के 2017 तक 13 साल तक के उस रास्ते का कुछ पता नहीं चला। कोई बात नहीं, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इसके पीछे हम लग गए। लगने के बाद में देवेंद्र जी फडणवीस ने हमको अच्छा सहयोग दिया, और चुनाव होने से पहले किस दिन वो रोड हमको मिला आपको पता है? जिस दिन रोड मिला तो मैंने सबसे पहला फोन रतन को ही किया था। रतन है यहाँ बैठा हुआ, और रतन को फोन करके कहा कि रतन हमने पता कर लिया, वो रोड आज महानगर पालिका के नाम से हो गया। उसका मेजरमेंट करने के लिए जब टीम आई तो वो दिन वैलेंटाइन डे का दिन था। मैंने मजाक में देवेंद्र जी से कहा कि भाई आपने वैलेंटाइन डे पे हमको गिफ्ट किया, इतना बड़ा रोड गिफ्ट कर दिया और फुकट में। आपको जान करके आश्चर्य होगा, उसको बनाने के लिए लगने वाले 5 करोड़ रुपए भी जिस बिल्डर ने वो जमीन खरीदा उसके पैसे वो भर करके देगा। वहां कुछ पेड़ है जो रास्ते में आ रहे हैं, उनको काटने का अभी प्रस्ताव पारित होने के बाद में तुरंत उस रोड का काम प्रारंभ हो जाएगा। वो तांत्रिक अड़चन होती है, कारण वृक्ष प्राधिकरण समिति होती है, उसमें मजिस्ट्रेट से लेकर के सब लोग होते हैं, उसका सर्वे होता है, हियरिंग होती है, हियरिंग कंप्लीट हो गई है, जैसे ही आदेश होगा, उसका कार्यादेश हो चुका है, वो रोड शुरू हो जाएगा, एक नया रोड बन जाएगा। इतना ही नहीं, गीतांजलि चौक से लेकर के रजवाड़ा तक ये भी पूरा नया रास्ता बन रहा है। आप देखेंगे रजवाड़ा के पास काम शुरू हो गया है। आने वाली 2 तारीख को यहाँ जो हज हाउस के पीछे नाले पर झोपड़े बने हुए हैं, इसको तोड़ने का काम किया जाएगा। ये तोड़ने का काम हम आज कर रहे हैं, लेकिन 6 मार्च 2019 को वहां रहने वाले 13 परिवारों को उनके घर की चाबी हमने मुख्यमंत्री जी के हाथ से दिलाई कि घर तोड़ने से पहले आपको घर दे रहे हैं, आप घर में जाकर के रहो, और वो नारा में रखने। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोला जाता है कि ये तो मुसलमान के विरोधी है, मुसलमान के विरोधी है, मुसलमान के विरोधी है, लेकिन वो 13 के 13 परिवार मुस्लिम है जिनको घर दिया हमने, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। कारण जिस समय जनप्रतिनिधि व्यक्ति होता है तो वो गार्जियन होता है, पालक होता है, उसके लिए धर्म, जाति, भाषा ये कोई मायने नहीं रखती, और उस दृष्टि से हमने काम किया है। देवेंद्र जी ने मजाक भी किया था
कि भैया घर टूटने के बाद लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने घर नहीं मिलते, आप तो काम शुरू होने के पहले घर दे रहे थे। तो इस प्रकार से एक नियोजित रूप से हमने काम किया है। बहुत सारे काम है, गिना सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख काम है जो आपकी जानकारी में होना नितांत आवश्यकता था, हमने बताया है। मैं हमारे मछली व्यवसाय करने वाले बंधु भी यहाँ रहते हैं, उनकी भी बहुत दिनों से मांग है कि एक अच्छा सा मछली बाजार बन करके तैयार होना चाहिए। मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष था 2012-13 में, तो मैंने शहर में 2 मछली बाजार बनाए, एक मटन बाजार बनाया। लोग हंसते थे कि ब्राह्मण दयाशंकर तिवारी मटन का बाजार और मछली का बाजार बना रहा है, लेकिन महानगर पालिका का इतिहास है कि महानगर पालिका का सबसे पहला मटन बाजार जब बना तो वो भी बजरिया के नगर सेवक दया प्रसाद तिवारी ने बनाया, और दूसरा बना तो वो भी बजरिया के नगर सेवक दयाशंकर तिवारी ने बनाया। संयोग रहा है। अभी 2 मछली बाजार बने, लेकिन वो छोटे हैं, चिल्लर के हैं, इसलिए मछली बाजार, एक थोक मछली बाजार अच्छा बने और ऐसी जगह बने कि जो हमसे दूर भी ना हो जाता, जहाँ ट्रेन की भी अच्छी सुविधा हो, रेलवे स्टेशन की सुविधा हो, तुरंत वहाँ माल आ सके, ट्रक के ट्रक अंदर जा सके। इस प्रकार के नियोजन की दृष्टि से स्मार्ट सिटी से जगह लेकर के कलमना बाजार के पास एक अच्छा बाजार बने, इस दृष्टि से आपके दिए हुए वोट के कारण मैं महापौर बनूंगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उस समस्या का भी निराकरण मैं कर दूंगा। और अगर ये निराकरण हो गया तो हमारा बजरिया पूरा सिविल लाइन बन जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं। और मैंने इतने सारे जो काम गिनाए, ये क्यों कर सका मैं? कारण आपने नगर सेवक बना दिया। अगर आप नगर सेवक नहीं बनाते तो मैं नहीं कर सकता था। 2004 में मैंने फाइल बनाया था, 2017 तक उस फाइल पर काम ही नहीं हुआ, किसी ने देखा ही नहीं। लोग पूछते थे कि बगीचा कहाँ बनेगा, लोग पूछते थे कि लाइब्रेरी कहाँ बनेगी, जगह नहीं है। हमने जगह भी ढूंढ ली और बना भी दिया। इसलिए ये सारी जितने भी काम हम कर रहे हैं, हम चारों नगर सेवक, इसका पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है, कारण आपने वोट दे करके हमें जिता करके दिया। इसलिए अच्छे व्यक्ति को जिताओगे तो अच्छा काम होगा। अजय जी से भी मेरा निवेदन है कि अजय जी अध्यक्ष बने हैं, इनकी कार्यकारिणी बनेगी और कार्यकारिणी के साथ साथ ये अपने साथीदारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नियुक्ति पत्र प्रदान करने के साथ साथ इनका जनसंपर्क का कार्यालय है, वो रोज शुरू रहेगा। आप केवल नगर सेवक के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के अध्यक्ष के पास भी शिकायत लेकर के गए तो नगर सेवक जैसी सूचना करता है वैसे ही उनकी बात को यहाँ के अधिकारी सुने जाएंगे। इस प्रकार से उनको अधिकार दिए जाएंगे। और आप देखो, कोई भी व्यक्ति कौन से दवाखाने में जाता है, उसी दवाखाने में जाता है, डॉक्टर टिकाड़े जी बैठे हुए हैं, कि उसी दवाखाने में जाता है कि बोलते वो डॉक्टर का हाथ बहुत अच्छा है, उसकी दवाई लगती है। और किसी डॉक्टर की डिग्री कितनी भी बड़ी हो लेकिन फायदा नहीं होता, तो डॉक्टर बहुत बड़ा है लेकिन दवाई का फायदा नहीं होता। तो जनसंपर्क कार्यालय भी ऐसा है, आपके कार्यालय में आने के बाद अगर दवाई लग गई, काम हो गया, तो आपके कार्यालय में बाकी लोग आएंगे और वो 4 लोगों को जाके बताएंगे डॉक्टर अच्छा है। अगर काम नहीं हुआ तो जो बुराई जनता के मुख से होती है उससे बड़ी कोई बुराई नहीं होती। एक व्यक्ति 4 लोगों में अगर अच्छाई गा सकता है तो 10 लोगों में बुराई भी गा सकता है। इसलिए आपके कार्यालय से ऐसे काम होना चाहिए कि लोग याद रखें कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अजय गौड़ बनने के बाद उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एक अच्छी टीम बनाने का काम अजय जी ने किया है। अध्यक्ष जी ने उनको सूचना की थी कि भाई कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके कार्यकारिणी में आए। पुराने लोग तो कार्य करते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि भारतीय जनता पार्टी बदरिया में क्या स्थिति में थी, आज भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में है। ये सारी चीज आप कार्यकर्ताओं के प्रेम के कारण भी है। अजय जी को आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मैं आपसे तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। आने वाले कार्यकाल में 1 तारीख को एक चुनाव है जो पदवीधर मतदार संघ का है। उस चुनाव के दृष्टि से आपके घर में वोटर कार्ड पहुंचाने का काम कल से प्रारंभ हो जाएगा। आप सबके घर तक वोटर कार्ड पहुंचेंगे और आपको मतदान करने के लिए उस सेंटर तक जाके मतदान करना है। हमारे बदरिया क्षेत्र में 287 वोट है। ये 287 वोट में बहुतांश वोटर का रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए सारे वोट उस दिन मतदान के लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संदीप जी जोशी को मतदान करें, ऐसा निवेदन मैं करना चाहता हूँ।
केवल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पहले जब वोट मारने जाते थे तो ठप्पा लगाते थे, अभी मशीन से वोट डालते हैं। लेकिन इस वोट में हमको बैलेट पेपर मिलेगा, लेकिन हमको ठप्पा नहीं लगाना है। अब ठप्पा नहीं लगाना है तो लोगों के फॉर्म भरने की आदत होती है कि जो पसंद का है उसको टिक मार्क कर दो। हमको टिक मार्क भी नहीं करना है। तो क्या करना है, हमको आंकड़ा 1 लिखना है। 1 हमारा उम्मीदवार संदीप जोशी के नाम के आगे 1 लिखना है। और 1 लिखते समय हमारी आदत होती है कि हमारे जेब में पेन होता है, हम हमारे पेन से लिख देते हैं, लेकिन पेन लेके जाने नहीं, ये तो आदत है, निकाल के लिख देते। पेन वहीं पर मिलेगा, सरकार के पेन से वहां पर 1 लिखना है। हमारी दूसरी आदत होती है कि 1 लिखा तो उसको गोल कर देते हैं, तो उसको गोल भी नहीं करना, उसको कोष्टक में भी नहीं डालना, उसके बाजू में पूर्ण विराम को फुल स्टॉप भी नहीं लगाना, केवल 1 लिखना और 1 लिख करके अपना मतदान फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल करके आ जाना। इस संजीदगी के साथ आप वोट डालेंगे, संदीप जी को निर्वाचित करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने इतनी देर तक शांति के साथ में मेरे विचारों को सुना, इसलिए आप सभी का हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप अजय गौर जी को और उनकी समस्त घोषित होने वाली कार्यकारिणियां और आखाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।